जी बेटा आज हमने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ना है सिस्टम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। जब हमने एक सिस्टम बनाना है या हमने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से फेजेस से गुजरना पड़ता है। बेटा ये बहुत आसान है, ये आपने होप्सो के प्रीवियस जो आपके सेमेस्टर्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की नहीं होंगी। बेटे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, डिफरेंट फेजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, उन स्टेप की मदद से हमने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है। सिंपल, ठीक है। लाइक अगर आप सिंपली देखते हो, अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट आपने बनाना है, 3 लोगों का जो है वो ग्रुप है, तो आप उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, देन आप उसको उसके पॉइंट्स जो हैं वो लिखना शुरू कर देते हैं। एंड देन बेटे आप उसकी कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एंड देन स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, और देन आप किसी ना किसी फाइनल जो है वो प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हैं कि आपने ये चीज़ जो है वो डेवलप की है। ये जनरल सिंपल सा हमारी डेली रूटीन का एक लाइफ साइकिल है, जिसमें हमने कोई प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है तो हम डिफरेंट फेजेस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। वन बाय वन एक फेज पे गए, देन सेकंड फेज पे हमने मूव किया, और वन बाय वन हम फेजेस के थ्रू अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, हम अपने फाइनल प्रोडक्ट पर पहुंच जाते हैं। तो बेटे यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, कि हम विदाउट एसडीएलसी भी तो वर्कआउट कर रहे थे। तो बेटे यहाँ पर हम जब एक सिस्टमेटिक वे से काम करना चाह रहे हैं, एक एफिशिएंट वे से अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना चाह रहे हैं, कि हमारे पास इस तरह की प्रोडक्ट आए जो कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे पास अगर कोई फीचर अपडेट होना है तो हम उसको अपडेट कर लें, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो हम उसमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग या कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ जो है वो अपडेशन कर लें। इस मकसद के लिए बेटा हम जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को अप्रोच करते हैं, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप होने जा रहा है या हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, वो एक प्रॉपर फेजेस से गुजर के जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचे। और बेटा इस सिस्टमेटिक अप्रोच को, सिस्टमेटिक वे को यूज़ करने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर हमारे पास जो एरर रेट है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, विदाउट फेजेस अगर आप काम करते हैं, आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन वाला फेज नहीं करते, आप प्रॉपर टेस्टिंग फेज नहीं अप्लाई करते, तो बेटा आपके पास बहुत सारे जो है वो अनसर्टेनिटी, आपके पास एरर्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। और सम टाइम बेटा आपके पास एरर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इन सब चीज़ों को ओवर करने के लिए हम एसडीएलसी की तरफ आए, ताकि हम प्रॉपर फेजेस को यूज़ करते हुए वन बाय वन स्टेप से गुजरते जाएं और हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लें। तो बेटे हमारे पास जो एसडीएलसी है वो एक फ्रेमवर्क है, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस किया जाता है। और बेटा फ्रेमवर्क में जो हम एक्टिविटीज़ और स्टेजेस डिस्कस कर रहे होते हैं वो सारी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी जो हमारे पास स्टेजेस आ रही होती हैं, फेजेस आ रहे होते हैं, वो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बेटे जो हमारे पास ये एस डी एल सी प्रोसेस है, इसको हम डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, लाइक डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड देन हम अपने सॉफ्टवेयर की हाई क्वालिटी गेन करने के लिए एस डी एल सी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ही हमारे पास सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की नीड्स फुलफिल होती हैं, तो बेटे यहाँ पर हमारे जो मार्केटिंग है वो उसका जो लेवल है वो हाई हो जाता है। ठीक है, लाइक अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, तो बेटे यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट एंटिटीज़ आ जाती हैं आपके पास। वो कौन सी है बेटा, एक आपके पास आपका कस्टमर है, एंड सेकंड वन आपका जो है आपके डेवलपर है।
ठीक है। अब कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर जो है वो अपना टाइम दे रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है, एंड देन बेटे वो पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, कस्टमर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम माहा। तो बेटे यहाँ पर कस्टमर अपना जब टाइम दे रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहा है और अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो बेटे दूसरी तरफ जो हमारी कंपनी है उसने उसको पैसा चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। और बेटा इसके साथ साथ एक कंपनी को अपना नाम भी बनाना होता है। ठीक है, लाइक नाम बनाने का मतलब है कि अगर उसकी जो प्रोजेक्ट बनाने की अप्रोच है वो इफ़ेक्टिव होगी, वो एफिशिएंट होगी, टाइम कंस्ट्रेंट में होगी, आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होगी या एक मीडियम लेवल होगा रेंज का, कॉस्ट की रेंज का, जिसमें सारे कस्टमर जो है उस रेंज को फुलफिल कर सकें। तो बेटा इन दोनों पर्पसेस, कस्टमर और कंपनी, क्योंकि कंपनी को प्रोजेक्ट्स चाहिए, उसने काम करना है, और कस्टमर ने अपना पैसा दिया हुआ है, उसको प्रोडक्ट चाहिए। तो बेटा इन दोनों चीज़ों को इफ़ेक्टिवली अप्रोच करने के लिए, इफ़ेक्टिवली इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम SDLC फेजेज़ जो हैं उनको फॉलो करते हैं, ताकि हमारे पास इतनी मेहनत के बाद जो एक प्रोडक्ट आना है वो हाई क्वालिटी का हो। ठीक है, सिंपल SDLC फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क में हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। और बेटा ये सारी फेजेस को इम्प्लीमेंट करने का, इन सारे फेजेस से गुजरने का मकसद ये है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डेवलप हो जाए, कस्टमर की नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो जाएं, एंड देन कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमर के हैंड ओवर करें। ठीक है बेटा, अब जो हमारे पास SDLC है, ये इसको ISO IEC, बेटा ये स्पेसिफिक है, ये मैं आपकी स्लाइड्स में ऐड कर दूंगी। ISO IEC बेटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जिसने सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोसेस पे वर्किंग की। और इसका एम क्या था, इट्स एम टू बी स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन ऑल टास्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया बेटे। यहाँ पर IEEE IEC और ISO 12207 बेटा ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जिसने सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोसेस पे वर्कआउट किया और उसने हमें ये एक प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करके दी। इसके साथ साथ बेटा हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है वो टेक्नोलॉजी कंपनी SEPT इज़ अ फर्म स्पेशलाइज। बेटा ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि आपने इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है, कि अगर कोई आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर लें। अब बेटा इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर SDLC के फेजेस हैं। तो बेटा सबसे पहला जो फेज होता है हमारे पास, वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कस्टमर की जो भी नीड्स हैं, जो भी उसका वो काम करवाना चाह रहा है, ओवरऑल जो प्लानिंग है वो हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज़ में करते हैं। बेटे इसके साथ साथ हमारे जो डेटा गैदरिंग हो रही होती है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, के हमें कस्टमर ने अपनी नीड्स बता दी हैं, और उसके बाद हमने जो है वो डेटा गैदरिंग करना शुरू कर दी है। एंड देन हम डेटा गैदरिंग के साथ साथ प्लानिंग भी कर रहे हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट पे किस तरह से काम करना है और इसको किस तरह से फर्दर इम्प्लीमेंट करना है। वो सारी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज़ में हो रही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिज़ाइनिंग फेज़ आ जाता है। डिज़ाइनिंग में हम थोड़ा सा जो है वो प्रोडक्ट की या सॉफ्टवेयर की प्रोटोटाइप की तरफ चले जाते हैं। बेटा प्रोटोटाइप जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी सिस्टम का जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लाइक आप लेआउट बना लेते हैं, आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो उस एप्लीकेशन के जो है वो डिफरेंट जो है पेजेस बना लेंगे, कि फर्स्ट पेज जो है वो होम पेज होगा, सेकंड पेज जो है वो ये वाले जो है इस तरह का आपका जो है वो फंक्शनैलिटी होगी, इसमें नॉन फंक्शनैलिटी कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें जो है वो आप डिज़ाइनिंग फेज़ में डिस्कस कर लेते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं। इसके साथ साथ बेटा डिज़ाइनिंग फेज़ में आप डॉक्यूमेंटेशन पर भी वर्कआउट करते जाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर जो हमारा रिक्वायरमेंट फेज़ है ना, उसमें और डिज़ाइनिंग फेज़, इन दोनों की जो कोलैबोरेशन है वो किस बेस पे हो रही होती है, हमारी रिक्वायरमेंट की बेस पे। कि कस्टमर ने जितनी भी अपनी रिक्वायरमेंट बनाई है उसको हमने सेव कर लिया है। सेव करने के बेटा डिफरेंट मेथड हैं, लाइक आप उसको नोट्स की फॉर्म में बना सकते हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बेटा ये सारी चीज़ें करने का मकसद ये होता है कि ऐसे ना हो कि कस्टमर जो है वो जब उसकी प्रोडक्ट डिवेल्प हो जाए तो वो कहे कि भाई मैंने तो ये फंक्शनैलिटी कही नहीं थी। तो इस पर्पज़ के लिए, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए आप साथ साथ इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करते रहते हैं। एंड देन बेटा आपकी थर्ड फेज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन में आप कोडिंग करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की, अपने सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर में जो आपने टूल्स यूज़ करने होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, जिस टेक्निक को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंटेशन फेज में डिस्कस कर लेते हैं। एंड देन बेटे जब आपका एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो आप उस पर डिफरेंट टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, डिफरेंट टेस्टिंग मेथड आ जाते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। एंड देन बेटा टेस्टिंग अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि आपके पास अगर कोई एरर आ रहा है ड्यूरिंग, लाइक आपका जो है वो सॉफ्टवेयर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें स्मूथली वर्कआउट होना चाहिए। एंड देन बेटा इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपका जो है प्रोडक्ट मेरे पास चल रहा है और किसी और सिस्टम में जाके चलाओ तो उसमें वैसी आउटपुट ना आए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बेटा सिस्टम जो है वो डिफरेंट टेस्टिंग मोड से गुजरता है एंड देन फाइनलाइज वो किया जाता है। एंड देन बेटा टेस्टिंग के बाद जो हमारा एवोल्यूशन फेज़ आ जाता है, इस फेज़ में हम अपना जो भी प्रोडक्ट होता है उसको डिप्लॉय कर देते हैं एंड देन कस्टमर के हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास चला गया है, कस्टमर उसको यूज़ करता है। एंड देन बेटा अगर कोई डेफिशिएंसी आती है कस्टमर की तरफ से तो बेटा यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स और 2 मंथ्स, जिसके अंदर अंदर कस्टमर जो है वो कंपनी को नोटिफाई करता है कि भाई मुझे ये फंक्शनैलिटी चाहिए थी लेकिन इस प्रोडक्ट में कुछ माइनर मिस्टेक है या इस तरह की मुझे जो है वो आउटपुट नहीं मिल रहा। तो बेटा उसको जो है वो विद इन टाइम जो है कस्टमर नोटिफाई करता है एंड आपका डेवलपर जो है या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस कमी बेशी को कंप्लीट करती है। बेटे ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है वो SDLC फेजेस हैं और इन फेजेस में से गुजरते हुए जब हम एक प्रोडक्ट को बनाते हैं तो एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट प्रोडक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। ठीक है जी बेटा, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई तो फटाफट से पूछ लें। ओके बेटे, नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटे देखें नेक्स्ट SDLC के फेजेस हैं। Number one, planning and requirement analysis. Second, define requirements, and then designing the software, and then building or developing the software. Fifth one is testing the software, and sixth one is deploy or maintenance. ये हमारे पास 6 फेजेस हैं बेटा। इन 6 फेजेस के अराउंड ही हमने अपने प्रोडक्ट को डिवेल्प करना होता है। बेटा ये बहुत आसान है, ये आप शायद पहले भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर चुके हों, कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। नो मैम, मतलब आपने नहीं पढ़ी ये चीज़ें मरियम? बेटे ये चीज़ें ना थ्योरेटिकली हैं, समटाइम हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये चीज़ें यूज़फुल नहीं है, ये हम कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन बेटे जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ओके ओके पढ़ी हैं बेटे, जब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं देन आप इन फेजेस में से गुजरते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो बेटे ये बड़ा एक हमें इफ़ेक्टिव अप्रोच है जिसके थ्रू हम अपनी बड़ी अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो डेवलप कर सकते हैं। और बेटा फर्स्ट वन सेकेंड सेमेस्टर में आई थिंक
पूरा टॉपिक या स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था? जी बिल्कुल बेटा, आपने पढ़ा होगा एसडीएलसी। आपने अगर तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा, या आप एसडीएलसी शायद एक कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क का सब्जेक्ट है उसमें भी पढ़ते हैं, लेकिन शायद उसमें उसकी थोड़ी सी डिफरेंट फेजेस भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बिल्कुल बेटा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा। और बेटे इसके साथ साथ आपने डिफरेंट अप्रोचेस भी पढ़ी होंगी, लाइक वाटरफॉल मॉडल है, वी मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, ये सारे मॉडल्स भी आपने डिस्कस किए होंगे। चले बेटे, अब आ जाते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारा फेज है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास फंडामेंटल स्टेजेस हैं एसडीएलसी की, जो कि रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कस्टमर जो है उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है ना, तो फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो कस्टमर है आपने उसको हर तरह से सेटिस्फाई करना है। तो बेटा आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई तभी कर सकते हो जब आप उसकी रिक्वायरमेंट को एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हो। तो बेटा जो आपका प्लानिंग फेज़ होता है ना, उसमें डिफरेंट टीम मेंबर्स होते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, डोमेन एक्सपर्ट होते हैं, और डिफरेंट जो है वो कोऑर्डिनेटर्स इंडस्ट्री के, ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि मिल के मीटिंग करते हैं कस्टमर के साथ। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो गैदरिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। एंड देन बेटा और इसमें बेटा ऑलरेडी जैसे ही हमारी प्लानिंग फेज शुरू होता है, इसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है। आपने लाइक अपने टाइम को मद्देनज़र रखना है, रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हैं आपने उनको भी देखना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने कि यहाँ पर आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है। ठीक है, आपने अपने कस्टमर से अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो लेनी है कि कस्टमर क्या बनाना चाह रहा है, कस्टमर की नीड क्या है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने रिक्वायरमेंट में जो है गैदर रिक्वायरमेंट जो है वो कस्टमर से गैदर करनी है। आफ्टर डैट बेटा आपने प्लानिंग करनी है कि आपने इसको किस तरह से इसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है। अगर आपके पास कोई रिस्क आता है तो आपने किस तरह से उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना है एंड रिमूव करना है। बेटे ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके किसी भी प्रोडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से पहले फाइनलाइज हो जाती हैं। देन बेटा आपके पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस आ जाता है। उसमें क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, एंड देन आप बेटा सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जो आपके पास सोल्यूशन ड्राइव हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, उसमें आप फंक्शनैलिटी किस तरह से अप्लाई करोगे, उसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, एंड देन बेटा ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट जो है वो कौन सी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो आप उसमें डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है बेटे, देन डिफाइन रिक्वायरमेंट्स अगेन जो है आपके पास रिक्वायरमेंट जो है इनिशियली फेज़ है, वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती है, चीज़ों को एनालाइज़ करना, स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना, एंड देन आप प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो साथ साथ बनाना शुरू कर देते हो, ताकि आप सारी चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई और जो हो जाएँ। एंड आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो ताकि आपके पास कोई ना कोई अप्रूव आ जाए कि आपके स्टेक होल्डर ने ये हमें रिक्वायरमेंट्स दी थी और हम उन रिक्वायरमेंट्स को ही फॉलो कर रहे हैं। तो बेटा इस फेज़ को हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये इसी के थ्रू कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ें हैं जो आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन में डन कर रहे होते हैं। एंड देन बेटा आपके पास डिज़ाइनिंग फेज़ आ जाता है, जिसमें आप जो आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ रही होती है उस पर बेस करते हुए मोर देन वन डिज़ाइन को अप्रोच करते हैं, एक से ज़्यादा डिज़ाइन बनाते हैं। एंड देन बेटा जो उसमें से इफ़ेक्टिव डिज़ाइन होता है सॉफ्टवेयर का, आप उसको डेवलप कर लेते हो, आप उसको फाइनलाइज
कर लेते हो। एंड देन बेटे सेकंड जो है फोर्थ स्टेप जो है वो आपके पास आ जाता है डेवलपमेंट का। आप इसमें प्रोडक्ट की बिल्डिंग शुरू कर देते हैं। लाइक आपके पास एक कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप है ना वो यहाँ पर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप अपने फाइनलाइज करते हैं कि आपने प्रोग्रामिंग करनी है, आपने अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है। एंड देन बेटे आप कोडिंग फेज में यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन गाइडलाइन कौन कौन सी डेवलपर ने फॉलो करनी है। लाइक अगर आपने सी प्लस लैंग्वेज को चूज़ किया है या आपने सी शार्प को यूज़ किया है तो बेटा उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन में एंड प्रोग्रामिंग का आप जो है वो टूल्स कंपाइल करना है, इंटरप्रिटेशन करनी है, डीबगिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर करनी है। लाइक आप सी लैंग्वेज यूज़ करते हो तो उसमें सी के अकॉर्डिंग करोगे, सी शार्प लैंग्वेज आप सॉफ्टवेयर के सी शार्प के अकॉर्डिंग करते हो। एंड देन आप बेटा सी शार्प के अकॉर्डिंग ही अपनी डेवलपिंग जो है वो टूल्स यूज़ करोगे। ठीक हो गया बेटे यहाँ तक। नेक्स्ट बेटे हमारे पास टेस्टिंग आ जाती है। टेस्टिंग में बेटा आप डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हो। आप यूनिट टेस्टिंग करते हो, सिस्टम टेस्टिंग करते हो, कॉस्ट एस्टिमेशन करते हो। लाइक एंड देन बेटे आप इसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी, डिफरेंट टेस्टिंग आप परफॉर्म करते हो डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड देन बेटे हमारे पास टेस्टिंग की दो टाइप्स आ रही होती हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये भी आप अपने टेस्टिंग में टेस्टिंग फेज में अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन बेटा आपका डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस फेज आ जाता है जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो, ये मेक श्योर करते हो कि आपके पास यहाँ कोई बग नहीं है, कोई एरर नहीं है। एंड देन बेटे आप अगर बग फ्री सॉफ्टवेयर है तो आप कस्टमर के हैंड ओवर कर देते हो। एंड देन कस्टमर से आप फीडबैक लेते हो और अगर कस्टमर कोई उसमें जो है वो मॉडिफिकेशन चाहता है, कोई चीज़ अपडेट करवाना चाहता है तो आप उसमें उसको अपडेट करके दे देते हो। एंड देन आप एक प्रोजेक्ट से मतलब आपका ये फेज़ कंप्लीट होने के साथ आप ये कह सकते हो कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बेटा ये प्रॉपर फेजेस हैं आपके जिसमें आप एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हो। प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन, रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, प्रोडक्ट रिलीज एंड इन्हांस एंड मेंटेनेंस। बेटा ये आपके डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनको आप फॉलो कर रहे होते हो। नेक्स्ट बेटे इसके स्लाइड्स में आपके पास कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऐड हुए में हैं, वो आपने खुद से एक दफ़ा स्टडी कर लेने हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ऑलरेडी मैं इसके एडवांटेजेस जो हैं वो डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है बेटे, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बेटे हमारे पास टाइम बहुत कम होता है तो आप मुझे फटाफट से रिस्पॉन्स कर दिया करें। नो ओके मरियम। बेटे अब हमारे पास SDLC मॉडल हैं। ये सबसे पहले हमारे पास वाटरफॉल मॉडल आता है, एंड देन वी मॉडल आ जाता है, स्पाइरल मॉडल आ जाता है, एंड इंक्रीमेंटल मॉडल आ जाता है, एंड एजाइल मॉडल। ये हमारे पास एक बेसिक जो है वो मॉडल्स हैं जो मोस्ट वाइडली यूज़ किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को डिवेल्प करने के लिए। तो बेटे सबसे पहले जो हमारे पास अप्रोच आती है, सबसे पहले जो मॉडल आया है वो वाटरफॉल मॉडल है। बेटा इसको लीनियर मॉडल भी कहते हैं कि इसमें जो है जो फेजेस हैं वो लीनियर मैनर से वर्कआउट करते हैं। रिक्वायरमेंट फेज आपका कंप्लीट हो गया है, देन आप एनालिसिस में चले जाओगे, एनालिसिस कंप्लीट हो गया, डिज़ाइन में चले जाओगे। बेटे इसमें एक आप ये कह लो कि ये ओल्डेस्ट जो है वो टेक्निक है जो कि सिक्वेंशियल है, स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस जो है वो रिक्वायरमेंट फॉलो अ सिक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्रॉम रिक्वायरमेंट एनालिसिस टू मेंटेनेंस। तो बेटे इसमें इसको लीनियर अप्रोच इसलिए कहा जाता है कि ये जैसे ही रिक्वायरमेंट फेज शुरू होता है ये वन बाय वन अपने फेज कंप्लीट करता करता एंड पे चला जाता है। बेटे इस पूरे प्रोसेस में कोई इंटरप्शन नहीं होती, कोई कस्टमर से कोलैबोरेशन नहीं होती। एट दी एंड ही आप कस्टमर को फीडबैक दे सकते हैं। बेटे सबसे बड़ा इस वाटरफॉल मॉडल का ड्रॉबैक ये है कि अगर एट दी एंड कस्टमर को लाइक अगर आप फर्स्ट फेज़ की बात करते हो रिक्वायरमेंट की तो मे बी यहाँ पर रिक्वायरमेंट में कोई मिस्टेक हुई हुई हो, कस्टमर जो बनवाना चाह रहा है वो उस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो आपको जिस तरह से आपने
कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट बना दिया, और एट द एंड आपको ये कस्टमर ने कहा जी नहीं मेरी तो रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से थी। लाइक इस तरह से अगर कोई डेफिशिएंसी किसी भी फेज़ में आती है तो बेटा उसको हम रोल बैक नहीं कर सकते, ठीक है। लीनियरली हम उसमें वर्कआउट करेंगे, एंड देन जैसे ही हमारा फाइनल फेज़ हो जाएगा एंड देन हम वापस अपनी रिक्वायरमेंट पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो वन बाय वन वापस जाएं या अपने किसी फेज़ को जो है वो साथ साथ अपडेट करें। दैट्स वाई इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है। लेकिन बेटा ये मॉडल हमारे पास सबसे पहले और आने वाला और ओल्डेस्ट है, इसलिए ये जो है तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास ऑल रिक्वायरमेंट क्लियर हैं, हमारे पास कोई डेफिशिएंसी नहीं आ रही, कस्टमर की तरफ से डेवलपर की तरफ से सारी चीज़ें जो है वो आपने डन कर ली हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रिपेयर कर ली है कि ये फ़ेज़ हैं जो कि एक कह लो कि आपके स्टैंप लग गई है कि आपने ये फ़ेज़ जो है वो करने हैं। देन आप वाटरफॉल अप्रोच जो है वाटरफॉल मॉडल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी अंडरस्टैंडेबल है, ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चर इन एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। ये स्पेसिफिकली इन एक्सपीरियंस स्टाफ जो है उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एंड देन बेटा स्टेप्स सेट्स रिक्वायरमेंट्स की स्टेबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, गुड फॉर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्लान। इन सब चीज़ों के लिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके साथ बेटा इसकी कुछ वीक पॉइंट भी है, जिस तरह से मैंने डिस्कस किया कि अगर किसी फेज़ में डेफिशिएंसी आती है तो उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। तो बेटे यहाँ पर अगर हम वी मॉडल की बात करते हैं तो बेटे वेरिफिकेशन फेजेस में देखें कि हमारे पास वही फेजेस आ रहे हैं जो SDLC के हैं, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि साथ साथ हम इसकी टेस्टिंग भी करते जा रहे हैं। जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट आएगी हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, जिस तरह हमारी सिस्टम डिज़ाइन आ गया हम सिस्टम टेस्टिंग अप्लाई कर देंगे, एंड देन डिज़ाइन पे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई कर देंगे, एंड देन यूनिट टेस्टिंग हम अप्लाई कर देंगे। लाइक जिस तरह से हमारे पास फेजेस आते जाएंगे हम वन बाय वन उनमें टेस्टिंग फेज़ अप्लाई करते जाएंगे। ठीक हो गया बेटे। यहाँ पर टेस्टिंग साथ साथ अप्लाई करने का मकसद है कि अगर किसी फेज़ में कोई भी एरर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे टूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उस पर उसको टेस्टिंग के बाद फ़ौरन से वहीं पर ही ओवरकम कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटे मेरे पास एजाइल मेथड आ जाता है। तो बेटे एजाइल जो है वो लाइक आपके पास कोई कस्टमर आया है जिसने कहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट जो है जो उसने ऑलरेडी लिखवाई हुई है वो वैसे नहीं, वो अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज करना चाह रहा है, जबकि डेवलपर जो है वो अपनी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। तो बेटे यहाँ पर जो है वो मिस हैपनिंग हो सकती है, लाइक डेवलपर को भी गुस्सा आ सकता है कि उसने रिक्वायरमेंट पे काम कर किया है और वैसे ही वो रिक्वायरमेंट जो है वो उसको अब कस्टमर ने कह दिया कि उसको वो रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। तो बेटा जो हमारे पास रिक्वायरमेंट चेंजिंग है, बार बार से अपने अपडेट करना है, उसके लिए हम एजाइल मेथड यूज़ करते हैं। चेंज जो है इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू कस्टमर एंड रिक्वायरमेंट्स एंड देयर नीड्स एंड फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट, देन वी विल यूज़ एजाइल मेथड। के डेवलपमेंट के दौरान कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हैं तो उसके लिए हम जो है एजाइल अप्रोच को यूज़ करते हैं। बेटा इसमें हमारे पास इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज़ की जाती है, डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं जिसको हम वन बाय वन अपडेट कर सकते हैं। एंड देन बेटा इसमें क्विक रिस्पॉन्स होता है, कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन होगी, एक फेज़ डेवलप किया कस्टमर को दिखाया, दूसरा फेज़ डेवलप किया कस्टमर को दिखाया, तो इस तरह ये अप्रोच जो है वो बहुत इफेक्टिव समझी जाती है। बेटे यहाँ पर हमारी मीटिंग का टाइम जो है